नमस्कार। 24 टीवी नेटवर्क पे आज एक मुलाकात में हमने डॉक्टर सीपी भारद्वाज को इनवाइट किया है। डॉक्टर सीपी भारद्वाज इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। ही हैज़ डन हिज पीएचडी इन ह्यूमन बिहेवियर। आज जो हमने टॉपिक रखा है वो एग्ज़ामिनेशन परीक्षा के ऊपर है और हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर से डॉक्टर भारद्वाज, परीक्षा किसको कहते हैं? व्हाट इज़ एग्ज़ामिनेशन? क्या जो बच्चे स्कूल में लिखते हैं खाली एग्ज़ामिनेशन वहीं तक सीमित है या फिर हमारे लाइफ में डेली बेसिस पे कोई ना कोई ऐसी इंसिडेंट होती है जब हमारी ही परीक्षा होती है हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड की, क्या वो भी परीक्षा में इंक्लूडेड होता है? आर दे ऑल्सो कॉल्ड एग्ज़ामिनेशन? सो आज हम चाहेंगे कि आप इस टॉपिक को कवर कीजिए और बताइए दर्शकों को इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं 24 टीवी नेटवर्क के दर्शकों का स्वागत करता हूं और मैं आज के दिन ये जो बहुत बड़ी चुनौती मान बैठे हैं बच्चे कि परीक्षा के दिनों में इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, ना केवल बच्चे, उनके पेरेंट्स भी। बिल्कुल। और वे बच्चे यदि वो 365 दिन पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेस कम लेंगे और यदि उन्होंने आखिर के 15-20 दिन में तैयारी की है तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उनका स्ट्रेस को देखते हुए कहाँ तो माँ बाप को और सपोर्ट करना चाहिए, बैकअप करना चाहिए, तो पेरेंट्स भी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो बजाय उनको बैकअप करने के, सपोर्ट करने के, पेरेंट्स उनसे भी पहले स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन बच्चों को जो निद्रा के बस पूरा रात सोते नहीं हैं और अगले दिन एग्जाम देने जाना है, इतनी चिंता, इतना भय कि वो जो स्ट्रेस की वजह से जो याद है वो भी भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं उन सभी बच्चों को और अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि परीक्षा केवल एग्जाम क्लियर करने को परीक्षा नहीं कहते हैं। परीक्षा तो हमारे जीवन में जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर के अंत समय तक हमारी परीक्षाएं तो रोज होंगी और परीक्षाओं से सीखने के लिए हमें रोज उसको आनंद के रूप में लेना चाहिए, उमंग के रूप में लेना चाहिए। कहीं भी अगर परीक्षा में नंबर कम आते हैं, बजाय वो स्ट्रेस लेने की या डिप्रेशन में जाने करके उसको खुशी खुशी ले, जहां कहीं कमी रह गई है उसको फिर दोबारा से जुट जाए उस काम को, कमी को पूरा करने के लिए। डॉक्टर भारद्वाज, देखिए हर चाइल्ड का कैलिबर अलग अलग है, ठीक है। हो सकता है कि मैं भी 5th क्लास में हूँ और भी बच्चा, बट फिर भी मैं पढ़ती ज़्यादा घंटों के लिए हूँ, बट मेरे मार्क्स फिर भी कम आते हैं। सो स्ट्रेस तो जनरली इन्हीं चीज़ों से होता है। माँ बाप तो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा 8 या 10 घंटे पढ़ रहा है बट बेचारा मार्क्स नहीं ला पाता है। सो इससे कैसे डील करें कि हर बच्चे का कैलिबर तो अलग होता है। सम हैव वेरी गुड ग्रे मैटर, किसी का थोड़ा कम होता है। तो ये क्या जेनेटिक है या आप सोचते हैं कि बच्चे या पेरेंट्स में कुछ कमी है? ये आपका सवाल बहुत ही सराहनीय है। आपने जिन बच्चों के तरफ से या जिन अभिभावकों की तरफ से ये सवाल जानना चाहा है, मैं चाहूँगा कि इस आंसर को और एलोबरेट कर करके आपको बताएं। जी बताइए। अब देखिए, कुछ बच्चों की इच्छा तो कुछ और बनने की है। वो अपना ध्यान म्यूजिक में लगा सकता है, स्पोर्ट्स में लगा सकता है, कहीं स्पीचिंग में लगा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा बाकी बच्चों की तरह से 95 नंबर लेकर के आए। अगर हम उन चीजों को इग्नोर कर देंगे, केवल नंबर लाना ही काफी नहीं है। अब देखिए, जब भी कभी इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के अंदर केवल मार्क्स नहीं देखे जाते, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका पहनावा, उसका बोलचाल, उसका बैठना उठना, ना जाने कितनी चीजें उसकी देखी जाती हैं। और तो और आजकल मुझे ये बताते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिस बच्चे को प्री नर्सरी क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका भी टेस्ट लिया जाता है, उसके माँ बाप का भी टेस्ट लिया जाता है। हम कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हैं, जब भी हम क्लास में दाखिल नहीं कर रहे हैं उससे पहले कि उसको खाने का तरीका आना चाहिए, उसको पहनने का तरीका आना चाहिए। वो तो उम्र उसकी खेलने की है। जिस समय बच्चे की खेलने की उम्र हो, आप उन बच्चों को या उन बच्चों के पेरेंट्स को ये कह करके
जब रिजेक्ट कर देते हैं कि इनके पेरेंट्स पढ़े हुए नहीं हैं या इन बच्चों को वो मैनर्स नहीं है जो हमें मैनर्स हमें चाहिए, वो चाहिए तो तब है ना जब आपने पढ़ाना शुरू किया। जब बच्चा प्री नर्सरी में दाखिला ले रहा है, वो सिखाने के लिए तो उसका दाखिला कर रहे हैं, नहीं तो 5 साल के बाद दाखिला हुआ करता था आज से बहुत साल पहले, और प्री नर्सरी, नर्सरी, यूकेजी ये नहीं था। बिल्कुल उन दिनों के बच्चे ज्यादा काबिल होते थे, लेकिन अब उन बच्चों को इतना स्ट्रेस डाल दिया जाता है केवल इसलिए कि अब पेरेंट्स या उनकी मम्मी और ज्यादा अपने आप को टाइम निकाल सके उन बच्चे को स्कूल में भेजती है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि उन बच्चों को स्कूल में भेजें, लेकिन स्कूल में भेजने के लिए उनका उतनी ग्रोथ होना भी बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर यहाँ पे हम किसको ब्लेम करें? एजुकेशन सिस्टम हमारा गलत है या पेरेंट्स को एक, अब देखिए कुछ पेरेंट्स गांव के भी हैं तो वो अपने ही हिसाब से तो अपने बच्चों को सिखाएंगे या समझाएंगे। जो शहर वाली लेडीज़ हैं उनका जो स्टेटस और स्टैंडर्ड थोड़ा अलग है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक गांव का बच्चा एक बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ सकता, जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं उसमें नहीं जा सकता। तो इस यहाँ पे हम किसको ब्लेम करें? इज़ इट द एजुकेशन सिस्टम दैट वी हैव टू ब्लेम और इज़ इट द पेरेंट्स? किसको, मतलब ये कहाँ जाके इसके अंत भी होगा, ये समझ में नहीं आता हम लोग को। मेरे विचार से हम कंपैरिजन जब करने लगते हैं जी कहीं भी कि पड़ोस का बच्चा इंग्लिश सीख गया है, हमारा बच्चा और काम सीख रहा है लेकिन इंग्लिश नहीं सीख रहा। इंग्लिश सीखना एक क्राइटेरिया नहीं है एक अच्छे इंसान बनने का। अच्छे इंसान बनने के लिए उसके अंदर उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका वे ऑफ टॉकिंग, थिंकिंग, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। हम बच्चे का मन तो है खेलने में, बच्चे का मन है एक्टिविटीज करने में, कल्चरल प्रोग्राम के लिए, लेकिन हम उसको थोप देते हैं कि नहीं आपको आईएएस बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको वकील बनना है। मेरा ये मानना है कि वे बच्चे जो टीचर, वकील, इंजीनियर या कुछ और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, यदि वो स्कूल टाइम में ही अपना टाइम निकाल करके उस प्रोफेशन की तरफ ध्यान दें, थोड़ा थोड़ा समय। हम जब बचपन में थे, पढ़ते पढ़ते जब छुट्टियां होती थी या इवनिंग में जाकर के टाइपिंग कॉलेज में जाते थे, टाइपिंग सीखते थे। वो हमारी एजुकेशन के साथ साथ एक लर्निंग भी थी, और समाज में जाकर के जो लोग सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं वो ना जाने कितनी चीजें तो प्रैक्टिकल वैसे ही सीख जाते हैं। हमें बजाय केवल और केवल पढ़ाई पे इंफोसिस करने की बजाय ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। वे बच्चे जो सामाजिक कार्यों में थे, एनएसएस में थे, एनसीसी में थे और सामाजिक गतिविधियों में थे, गली मोहल्ले में कहीं भी कोई किसी तरह की परेशानियां, समस्याएं आती थी, मिलजुल करके सुलझाने में अपना समय भी लगाते थे। वो लोग, उन बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट उन बच्चों से कहीं ज्यादा होता था जो सामाजिक नहीं थे। और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटी सा ब्रेक। आप हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द ही वापस आते हैं। अरे यार, इस बार फिर से इतना टैक्स कट जाएगा। अरे यार, कोई ऐसा तरीका बताने से खूब सारा टैक्स रिबेट मिल जाए। तो तू भी वही करना इस बार जो मैं कर रहा हूँ। क्या? कैपिटल ग्रीन्स के 14 या 15 फ्लोर पे फ्लैट बुक करा ले। एक मिनट, कैपिटल ग्रीन्स ही क्यों और 14-15 फ्लोर ही क्यों? क्योंकि मेरे भाई, कैपिटल ग्रीन्स के 14 या 15 फ्लोर पे फ्लैट खरीदने पे फर्नीचर भी मिल रहा है, वो भी फ्लैट की कॉस्ट में इंक्लूडेड। मतलब खुद का फ्लैट भी हो गया, फर्नीचर भी, और टैक्स रिबेट भी मिल गया। जी हाँ। आइडिया सर जी। अब खुश बात में बोले ना, पहले चल के फ्लैट बुक करा ले, आखिरी 20 फ्लैट ही बचे हैं। हाँ, चल। Getting tax rebate with your dream home along with the furniture is only possible at Capital Greens Bhiwadi. Capital Greens. जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी एजुकेशन सिस्टम के बारे में और परीक्षा के बारे में, मैं ये जानना चाहूँगी क्या हम लोग अपने बच्चे की क्वालिटी को पहचान नहीं पाते हैं? जैसे इसीलिए हम लोग खाली उनको पुश करते हैं पढ़ाई में। आप इंडिया में ज़्यादातर माँ बाप को या इवन टीचर्स, हम सिर्फ पेरेंट्स के बारे में नहीं, आप स्कूल में भी देखिएगा, जो बच्चा पढ़ाई में फर्स्ट सेकंड आता है उनकी तो तारीफ़ टीचर्स भी करते हैं। और हम लोग कभी बच्चों को एनकरेज नहीं करते स्पोर्ट्स के लिए। तो ये कैसे, मतलब हम लोग डेवलप करें ये क्वालिटी, और पेरेंट्स को भी समझाया जाए
कि हर बच्चा पढ़ाई में ही सिर्फ अच्छा नहीं है, और ये स्पोर्ट्स वगैरह भी एक एग्जामिनेशन होता है। अगर आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एग्जाम रेसिंग में भी होता है, जैवलिन थ्रो हो, शॉट पुट हो, सो इवन दे आर पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। जो बच्चा स्पोर्ट्स में शामिल होगा उसकी टीम भावना, टीम वर्क उन बच्चों से ज़्यादा अच्छी होगी जो खेलों में हिस्सा नहीं लेते हैं। खेलों के अंदर आप देखिए कभी भी हारने वाला बच्चा फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, इरिटेट नहीं होगा, ईर्ष्या द्वेष और इस भावना से वो अपना जीवन व्यतीत नहीं करेगा। आजकल एकल परिवार होने की वजह से कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि मेरे से आगे कोई बच्चा निकले, चाहे वो पड़ोस का है, चाहे वो रिश्तेदारी में है, चाहे वो भाईचारे में है, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो किसी वर्किंग फील्ड में है। यही कारण है कि आजकल समाज के अंदर कुरीतियां, विकार इतने आ गए हैं कि कोई बच्चा अगर आगे निकल रहा है, बजाय उसका उसी भावना से आगे बढ़ने के, कंपटीशन में आने के, उसकी वो टांग खींचता है। कहीं कहीं तो क्राइम भी कर बैठता है। अच्छा। कि यदि ये आगे बढ़ गया तो मेरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो पढ़ाई का फील्ड है। तो डॉक्टर, इसके लिए अब हम लोग कैसे अपने लोगों को एजुकेट करें? और आई ऑल्सो वांट टू नो कि परीक्षा के टाइम पे अब बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए हर तरह के परीक्षा, चाहे वेदर इट्स इन लाइव, वेदर इट्स इन स्कूल, कॉलेज, वेरेवर। ये आपने ऐसा सवाल कर दिया जो आज के जमाने में हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को, हर टीचर को और हर कंपनी को भी जरूरत है ऐसे नागरिक बनाने की जो जिस फील्ड में जाना चाहता है, एक तो उस फील्ड में वो जाने के लिए सब लोग उसको प्रेरित करें। होता क्या है कि मैं अपने बच्चे के बारे में पड़ोसी से पूछता हूँ, टीचर से पूछता हूँ, इंडस्ट्री वाले से पूछता हूँ कि साहब मैं अपने बच्चे को क्या बनाऊं। इस बारे में कोई और नहीं बता सकता, वो बच्चा ज़्यादा बता सकता है कि उसकी रुचि किस चीज़ में है। अगर हम उसकी रुचि के विपरीत उसको किसी और प्रोफेशन में धकेल देंगे तो ना तो वो उस प्रोफेशन के साथ न्याय कर पाएगा, ना ही वो अपनी स्किल और टैलेंट को आगे बढ़ा पाएगा। अक्सर यहाँ के औद्योगिकरण होने की वजह से यहाँ की ज़्यादातर इंडस्ट्रीज ये महसूस कर रही है कि यहाँ पर हमें अच्छे कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। अच्छी पढ़ाई करने वाले तो मिल रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी के अंदर गुण होना चाहिए, जैसे टाइम मैनेजमेंट, उसकी पंक्चुअलिटी, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी ओनरशिप, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ भी करने की भावना जब तक किसी कर्मचारी में नहीं होगी तो कोई भी एम्प्लॉयर जो है ऐसे बच्चे को रखना पसंद नहीं करेगा। आज देखिए, वे बच्चा जो कुछ भी करने को तैयार है उन बच्चों से बहुत आगे निकल जाता है जो एक फील्ड में 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं। कारण वो जो बच्चे 5 साल से 10 साल से एक फील्ड में काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनके मन में क्या है कि मैंने इससे आगे नहीं करना है, मैं तो इसी बात की तनख्वाह ले रहा हूं। वो ये भूल जाते हैं कि जब तक हम काम सीखेंगे नहीं, हमारी तरक्की कैसे होगी, हमारी कंपनी कैसे चलेगी। पहले काम सीखें, करें और उसके बाद उस काम को जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आपके एम्प्लॉयर, आपके बॉस, आपके पड़ोसी, आपके परिवार वाले सभी आपके कामों से खुश होंगे और एक ना एक दिन आपको ऐसा अवसर जरूर मिलेगा जहां न केवल तरक्की इंक्रीमेंट के रूप में होगी बल्कि प्रमोशन भी मिलेगी और ना जाने एक डिपार्टमेंट की बजाय आपको 2 और डिपार्टमेंट दे दिए जाएं आपके काम को देखते हुए। काम की तरक्की केवल सालों से और उसकी क्वालिफिकेशन से नहीं हो सकती। काम की तरक्की है उसकी सोच से कि मुझे और क्या सीखना है। मैं अगर 10,000 रुपये तनख्वाह ले रहा हूं किसी कंपनी में तो किस प्रकार से मैं 20,000 का काम करके दूं और 30,000 का काम सीखने के लिए अभी से अपने आप को तैयार करूं। ओलंपिक गेमों में वे बच्चे जो 5 साल के बाद ओलंपिक गेम आने वाले हैं वो आज से ही तैयारी करेंगे, तभी तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएंगे। गोल्ड मेडल लाने के लिए ये नहीं है कि गोल्ड मेडल जिस समय आपके गेम हुए ओलंपिक आप 2 महीने पहले तैयारी करने लगे तब आप गोल्ड मेडल की उम्मीद करें, नहीं हो सकता। आपको आज से अभी से अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वे बच्चे जो सारी रात सो करके
अगले दिन इंटरव्यू सारी रात जाग करके अगले दिन इंटरव्यू देने जाते हैं या परीक्षा देने जाते हैं या कोई और टेस्ट देने जाते हैं, उनकी आंखों में तो नींद होगी, वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। और इंटरव्यू लेने वाला 1 मिनट में समझ जाता है कि इसने आज ही मेहनत की है या शुरू से ही मेहनत कर रहा है। आज मैं इतना ही कहना। प्रोग्राम एंड करने से पहले आप कुछ एग्जामिनेशन टिप्स हमारे बच्चों को दे दीजिए, पेरेंट्स को भी, सभी को, जिससे हम लोग एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत स्मूथली अपना एग्जाम्स दे पाएँ। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को सलाह दूंगा कि एक तो अपना खान पान, अपना रहन सहन, दिनचर्या इस प्रकार से करें। मान लीजिए उनको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह जल्दी उठें, और सुबह सुबह आप देखिए हम अपना मोबाइल चार्ज करने में लग जाते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं क्योंकि सुबह फास्ट होता है, और कहीं बाहर दूर भी जाना है तो हमारा पहले से प्रयास होता है कि फिर तो ट्रैफिक में जाम लग जाएगा, पहले निकल लेते हैं। इसी तरह से आपके बुद्धि के अंदर भी जाम ना लगे, उससे पहले जब फ्रेश माइंड होता है उस समय अगर आप तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके साथ साथ खान पान, आपका खान पान सिंपल सोबर होना चाहिए। हैवी खाना खाएंगे नींद जल्दी आएगी, उसके अलावा आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। रात को अच्छी तरह से नींद लें, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनको फ्री माइंड हो करके एग्जाम की तैयारी करने दें। अपनी इच्छाओं को ना थोपें कि इस समय नहीं, आपको इस समय पढ़ना है। पढ़ने के बारे में बच्चे ज्यादा जानते हैं कि मुझे किस समय पढ़ने से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तीसरा, बच्चे पढ़ने की बजाय समझने का प्रयास करें। वे बच्चे जो पढ़ते तो खूब हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और वहां पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आ जाए अगर एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो बच्चे घबरा जाते हैं। यदि उन्होंने थोरली पढ़ा हुआ है तो किसी भी तरह से सवाल आ जाए वो उसी का जवाब दे पाएगा। और अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ चलें, कोई भय, चिंता, द्वेष, ईर्ष्या या अननेसेसरी की एक्सपेक्टेशन ना हो। फ्री ऑफ माइंड होकर के एग्जाम दें, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो बच्चे जरूर सफल होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे और अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे भी खरा उतरेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ने ये एपिसोड को लाइक किया। ऐसे ही डॉक्टर भारद्वाज के साथ हम डिफरेंट टॉपिक्स पे ये एपिसोड्स करते रहेंगे, और हमारा ये यूट्यूब पे भी अपलोड किया जाएगा। आप ज़रूर इसे देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।